नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और बुलेटिन में सबसे पहले पुंछ में शहीद हुए उन जवानों को सलामी और श्रद्धांजलि जिन्होंने वतन की राह में अपने जीवन का बलिदान कर दिया, जिन्होंने मुल्क की हिफाजत में आतंकियों की गोलियों के सामने अपना सीना कर दिया। पुंछ में शहीद हुए 5 जवानों में से एक जवान शरद सिंह का पार्थिव शरीर यूपी के शाहजहांपुर लाया गया और अंतिम विदाई में गांव के गांव अपने सपूत के साथ खड़े थे। पुंछ में आतंकियों से दो हाथ में 5 जवानों की शहादत से देश एक तरफ जहां गम में है, वहीं गुस्सा और गर्व भी महसूस कर रहा है। कुमार अभिषेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी कुमार, आज ये एक मौका जहां देखिए सब कोई उन्हें नम आंखों से जरूर विदाई दे रहा है, लेकिन एक गर्व की भावना यहां मौजूद हर शख्स के सीने में होगी। बिल्कुल अर्पिता, उनकी शहादत को पूरा देश याद कर रहा है। उनके गांव, उनके शहर, सब जगह शरद सिंह की चर्चा है। पुंछ में आतंकियों के साथ जो मुठभेड़ हुई उसमें 5 जवानों की मौत हुई थी, जिसमें एक शरद सिंह यहाँ शाहजहांपुर के अख्तियारपुर गांव के रहने वाले थे और बीती शाम उनका शरीर पहुंचा था शाहजहांपुर और आज सुबह अख्तियारपुर गांव में लाया गया है। 11 बज चुके हैं और कुछ देर में उनका आखिरी संस्कार किया जाएगा, अंतिम संस्कार होगा। इनके परिवार में बता दें कि इनके तीनों भाई सेना में और सबसे छोटा शरद सिंह थे, जिनकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी और ये गांव इस वक्त नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहा है। गांव में मातम पसरा है, परिवार वाले भी गम में हैं, मातम में हैं, लेकिन एक गर्व की अनुभूति कि उनका बेटा शहीद हुआ है। दोनों भाई जो दूसरे हैं सुखबीर सिंह, ये सभी सेना में, यानी कि पूरा का पूरा परिवार देश के लिए सेना में जुटा रहा। लेकिन एक सबसे छोटे भाई शरद सिंह की पुंछ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मौत हो गई थी और गांव इस वक्त गुस्से में है और हर हाल में चाहता है कि इसका बदला लिया जाए। कुछ देर में अर्पिता इनकी आखिरी यात्रा गांव से उस जगह के लिए शुरू होगी जहां इनका आखिरी संस्कार होना है। तमाम जो आला अधिकारी हैं, डीएम, एसपी, ये तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए का जो रही है। देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण, जिस तरीके से देखिए शहीद जहां शरद सिंह को सलामी दी जा रही है, नम आंखों के साथ लोग उनकी अंतिम विदाई में शामिल जरूर हुए हैं, साथ ही साथ गर्व की भावना भी एक उनके सब लोगों के सामने है। वहीं ये जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कपूरथला की और गुरदासपुर की, जहां शहीद मनदीप सिंह को विदाई दी गई, वहीं शहीद जसविंदर सिंह को भी सलाम किया गया। तो पुंछ में 5 जवानों ने देश की रक्षा में जिंदगी की परवाह नहीं की। शाहजहांपुर में अपने सपूत को आखिरी विदाई दी गई। तो इससे पहले पंजाब के गुरदासपुर में शहीद मनदीप सिंह और कपूरथला के शहीद जसविंदर को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। रोपड़ के पंचड़ा गांव में शहीद गज्जन सिंह के लोगों ने सलामी के साथ अंतिम विदाई दी और गर्व की भावना वहां पर भी लोगों के सीने में दिख रही थी। गज्जन सिंह की कुछ माह पहले ही शादी हुई थी। पुंछ में घात लगाकर किए गए आतंकी हमले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही शरद सिंह और सिपाही बैसाख शहीद हुए थे। बढ़ते हैं आगे। अब अगली खबर का रुख करते हैं। बीएसएफ को मिले ज्यादा पावर की, जिसे लेकर पंजाब और केंद्र सरकार के बीच अब तल्खी बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के अधिकार का दायरा इंटरनेशनल बॉर्डर के 50 किलोमीटर अंदर तक के इलाके में कर दिया और पंजाब में पहले ये अधिकार सिर्फ 15 किलोमीटर था। यानी अब बीएसएफ के जो जवान हैं वो बॉर्डर से 50 किलोमीटर दायरे में संदिग्ध से किसी भी हालत में पूछताछ कर सकते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता उनको दी गई है। साथ ही साथ सामानों की जब्ती कर सकते हैं। पंजाब सरकार को बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाया जाना सही नहीं लग रहा है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे संघवाद पर हमला बोलते हुए राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल अंदाजी कहा है। तो यानी केंद्र का यह फैसला कि बीएसएफ को अब ज्यादा अधिकार मिले और जहां 15 था वहां से 50 किलोमीटर तक का दायरा ऐसा होगा कि किसी से भी पूछताछ करने के लिए उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं केंद्र का फैसला कि तलाशी, गिरफ्तारी, जब्ती का अधिकार दिया जाए बीएसएफ को। पंजाब सरकार इससे नाराज और कह रही राज्य के अधिकार को छीना जा रहा है। वहीं केंद्र का फैसला कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर दायरे में यह अधिकार बीएसएफ को मिलना
चाहिए। वहीं पंजाब सरकार इस बात से नाराज कि 50 किलोमीटर में राज्य का एक बड़ा हिस्सा आ जाता है। केंद्र का फैसला कि पहले बॉर्डर से 15 किलोमीटर तक का ही, आपको बता दें, ये दायरा था, जिसको बढ़ाकर 50 किया गया और इसी बात से पंजाब सरकार नाराज है। फैसला वापस ले केंद्र सरकार, और इसी के साथ पंजाब सरकार ने यह बात कही है कि जो फैसला लिया गया सरकार की तरफ से उसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। आप एक चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकारों में क्यों बार बार हनन करना चाहते हो? क्यों आपने तो एक बात करी थी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, एक वर्ड आपने कॉइन किया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है कि आप चुने हुए राज्य के मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार में अचानक से आप अपना वर्चस्व या अपने पावर्स को लगा देते हो। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं क्या? आपने कितनी बार मुख्यमंत्री जी से बात करी इस बाबत, या क्या आपने कंसेंसस बनाया इस बाबत? ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। दो सहयोगी इस वक्त साथ हैं। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद है और अनुपम मिश्र भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले जरा सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं। सत्येंद्र, पहले ये 15 किलोमीटर का दायरा था, इसको बढ़ाकर 50 किया गया है, इसकी वजह क्या बताई गई है और इससे नाराजगी किस तरीके से पंजाब सरकार में दिख रही है? देखिए अर्पिता, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पंजाब का जो इलाका पाकिस्तान से लगता है वो लंबाई के हिसाब से नापें तो 553 किलोमीटर है और इसमें पंजाब के 6 महत्वपूर्ण बड़े जिले आते हैं। यानी कि अमृतसर से अटारी बॉर्डर की अगर आप किलोमीटर के हिसाब में नापें तो तकरीबन 35 से 36 किलोमीटर बैठता है। यानी कि अमृतसर शहर भी कहीं ना कहीं बीएसएफ की जद में आ जाएगा। और अब दूसरी बात, चूंकि 5 महीने बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव है और चुनावों से पहले कोई भी फैसला, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो, कहीं ना कहीं एक सियासी मसला बन जाता है। अब अगर इस फैसले की बात करें तो इस फैसले को लेकर विपक्ष समेत तमाम दल कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर भी हमला बोल रहे हैं। यहां तक कि चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बीएसएफ के इस केंद्र सरकार के इस फैसले को कहीं ना कहीं देश हित में अच्छा बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये मामला कहीं ना कहीं राजनीतिक होता जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसको यूं समझिए कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो, हालांकि ये कहा जा रहा है इस नोटिफिकेशन में, वो पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस के पास रहेगा, लेकिन किसी भी तरह की रेड, छापा, तलाशी, गिरफ्तारी का आदेश 50 किलोमीटर के एरिया में फेंसिंग से लेकर अंदर तक वो जो है बीएसएफ के पास होगा। और ये बात कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को खरी नहीं लग रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इससे जो है बीएसएफ का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और जो स्थानीय व्यवस्था होती है आप रहिए जरा साथ। अनुपम भी हमारे साथ हैं। अनुपम, बंगाल सरकार इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दे रही, क्योंकि पंजाब तो पूरी तरीके से कह रहा है कि ये जो फैसला सरकार ने लिया है इसे जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए। जी अर्पिता, देखिए बंगाल सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हमने कई टीएमसी नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि विचार विमर्श चल रहा है, क्या इस पर रिएक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि कल रात ही ये नोटिफिकेशन आया है। तो ऐसे में हो सकता है थोड़ी देर में राज्य सरकार की ओर से बयान आए। लेकिन अगर हम अतीत देखें तो पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से लगातार बीएसएफ की एक्टिविटीज पर कड़ी प्रतिक्रिया की गई है और घुसपैठ का जो मुद्दा है भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर, यह बीजेपी की ओर से लगातार उठाया गया है। अगर हम पिछला चुनाव
भी देखें तो ये मुद्दा अहम था। प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, उन्होंने भी लगातार अपने भाषणों में घुसपैठ को अहम मुद्दा बनाया और दूसरी ओर राज्य सरकार, ममता सरकार ने इस पर रिएक्ट भी किया। और इससे पहले भी इस चुनाव में भी हम देख चुके हैं कि बीएसएफ पर कई आरोप भी लगे, केंद्रीय एजेंसियां सहयोग कर रही हैं भाजपा को, ये भी आरोप लगाया गया था टीएमसी की ओर से। लेकिन तब वो चुनाव था, चुनाव का दौर था, अब चुनाव खत्म हो चुका है, ममता बनर्जी जीत चुकी हैं। ऐसे में जो भी प्रतिक्रिया टीएमसी की ओर से आएगी काफी विचार विमर्श के बाद ही आएगी और उसी पर विचार विमर्श फिलहाल चल रहा है। ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे ले रहे हैं। तो फिलहाल ये फैसला केंद्र सरकार से सुरक्षा के लिहाज से किया गया है, क्योंकि जो ड्रोन की गतिविधियां बढ़ी उन पर भी कंट्रोल किया जा सके, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण फैसला बताया जा रहा है। लेकिन पंजाब सरकार इसको लेकर अभी तक सहमति नहीं जता रही और ये कह रही है कि ये फैसला वापस लेना चाहिए। अब एक और बड़ी खबर जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। जी हाँ, एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस बार पेट्रोल में प्रति लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई, डीजल भी 35 पैसे लीटर महंगा हुआ है। तो एक बार फिर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ और जो लोग इस वक्त पेट्रोल पंप पहुंचते हैं वो इसी बात से केवल चिंतित हैं कि आखिरकार कब तक पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि ये खबरें तो नहीं आ रही कि एक भी बार पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हों। इसके बजाय हर बार बढ़ते हुए, पहले ये था कि 100 का आंकड़ा पहुंच जाएगा और अब तो कई जगहों पर देखिए मुंबई में 110 के करीब पहुंच चुका है। तो एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और इस बार पेट्रोल में प्रति लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई, वहीं डीजल में भी 35 पैसे लीटर ये महंगा हुआ है। आपको बता दें इसी के साथ साथ सीएनजी, पीएनजी, इसको भी इसके रेट भी बढ़ाए गए थे। तो गैस के बाद अब तेल के भाव बढ़े हैं, जिसकी वजह से अब आम जनता जो है वो जाहिर तौर पर परेशान महसूस कर रही है। तो एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और अब ये लगने लगा है कि ये आंकड़ा कहां जाकर रुकेगा या कहां जाकर थमेगा। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान बार बार ये कहते रहे कि इसके लिए अभी तो फिलहाल ऐसी ही सिचुएशन, ऐसी ही स्थितियों से आपको जूझना होगा, लेकिन जनता के मन में ये सवाल है कि ये स्थिति कब तक बनी रहेगी, कब तक पेट्रोल और डीजल के दाम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। हर दूसरे तीसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा ही हो रहा है और एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। 35 पैसे की यह बढ़ोतरी प्रति लीटर की पेट्रोल में, वहीं डीजल भी 35 पैसे लीटर महंगा हुआ है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। हालात ये हैं कि एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में 37 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है और इसके बाद भोपाल में क्या स्थिति है, पेट्रोल डीजल की क्या कीमतें हैं, वो हम आपको बता देते हैं कि एक बार फिर से बढ़ोतरी के बाद अब फिलहाल आज की तारीख में पेट्रोल जो है वो 113 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। कल यही पेट्रोल 112 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर की दर से भोपाल में बिक रहा था। दूसरी तरफ डीजल की अगर हम बात करते हैं तो डीजल के आज के अगर रेट हैं तो वो 102 रुपए 62 पैसे हैं, जो कि कल 102 रुपए 25 पैसे थे। ये बता रहा है कि किस तेजी से पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले कुछ महीनों में बढ़ती जा रही हैं। लगातार इस बात की मांग उठ रही है कि इसे जीएसटी के दायरे में लाया जाए, भले ही वो आम आदमी हो या फिर व्यवसायी हो। सभी का ये कहना है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते उनका बजट जो है वो गड़बड़ हो रहा है और इस पर बहुत ज्यादा लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतें ऊपर की ओर जा रही हैं। मध्य प्रदेश जहां पर पेट्रोल और डीजल पर सबसे ज्यादा वैट लगता है, वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा ही होती है। और अब जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि आम आदमी पूरी तरीके से इस वक्त जो है वो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के चलते खासा परेशान हो चुका है। कैमरामैन रिशाद खान के साथ रवीशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। देश की राजधानी दिल्ली में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमतों में 35 पैसे का एक बार फिर से इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि इस वक्त नई जो पेट्रोल की कीमतें हैं दिल्ली के अंदर वो 104 रुपये 85 पैसे तक पहुंच गई हैं और वहीं डीजल की कीमत 93 रुपये 58 पैसे जो है वो पहुंच गई है, जिसके कारण लोगों के लिए परेशानी जो है वो लगातार खड़ी होती नजर आ रही है। लोग परेशान हैं, पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ रही है। कितना असर जेब पर पड़ रहा है? अब बहुत असर पड़ रहा है जेब पर। जो कमाई है वो पेट्रोल में जा रही है। पहले थी कम था तो सही था, अब रोज एक रुपये बढ़ रहा है, सबके लिए दिक्कत हो रही है। कितना पहले महीने में पेट्रोल डलवा दिया करते थे आप? पहले मैं 600 रुपये में मेरा चलता था 2 हफ्ते, अब 1000 रुपये में भी नहीं हो पाता। यानी आप देखिए
कि जो 600 रुपये के अंदर पेट्रोल जो वो डालते थे अपनी महीने भर के अंदर, अब उनको 1000 रुपये से 1500 रुपये जो है वो पेट्रोल जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो डलवाना पड़ रहा है। यानी सीधे तौर पर अगर कहा जाए तो आम आदमी के लिए परेशानी का सबब जो है वो फिलहाल पेट्रोल की बढ़ती कीमतें जो है उनकी जेब पर असर डालती हुई नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन सौरभ शुक्ला के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। डीजल के दाम आम आदमी की जेब पर डाका डाल रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेट्रोल के दाम 101 के पार जाते हुए अब 102 को छूने के करीब है। आज के अगर रेट की बात करें तो पेट्रोल का जो रेट है वो 101.81 रुपए हो गया है। तो वहीं डीजल पे अगर नजर दौड़ाते हैं तो वो 93 रुपए 96 पैसे तक पहुंच गया है। यानी कि पेट्रोल में 34 पैसे की इजाफा है और पेट्रोल की कीमत में कल से 35 पैसे का इजाफा है। लगातार आम आदमी पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने से पूरी तरीके से अपनी पूरी आमदनी के भरपाई नहीं कर पा रहा। ऐसे में लोगों का मानना है कि सरकार को इस पे जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बजट है वो आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आता है। लेकिन अगर पिछले 14 दिनों की बात करें तो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगभग 3 से 3.5 रुपए का फर्क आया है। पेट्रोल के दाम 3 रुपए 7 पैसे पिछले 14 दिन में बढ़े हैं, तो वही डीजल के दाम 3 रुपए 67 पैसे तक बढ़ते हुए यहां नजर आए हैं। लेकिन फिलहाल जनता को कोई खास उम्मीद नहीं दिख रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उससे उम्मीद अब कम होती नजर आती है। सरकार भी कहीं ना कहीं इस मामले पर चुप है। ऐसे में आम आदमी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि महंगाई के इस दौर में और त्योहार के सीजन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे कैसे काबू पाएं, क्योंकि जो रफ्तार से वो बढ़ रही है उस रफ्तार से ना उनकी आमदनी बढ़ रही है और ना ही उनके खर्चे। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। अब तो जैसे लोगों ने उम्मीद ही छोड़ दी है कि पेट्रोल डीजल के दाम भी कभी कम होंगे। महंगाई से किसान बच सकता है, लेकिन किसान अभी खुद परेशान है। दावे थे कि अब किसानों को खाद पाने के लिए लाठी नहीं खानी पड़ती, लेकिन किसान लाठी खा रहे हैं। महंगाई से बचाने वाला किसान लाठी क्यों खा रहा है? लाइन में लगा किसान क्यों धक्के भी खाता है और पुलिस की लाठी भी? ऐसा क्या है कि किसानों को खींचकर सुरक्षा कर्मियों के डंडे किसान के शरीर पर पड़ते हैं? ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में मुरैना के कैलारस की है। दावा है खाद मांगने पर किसानों को लाठियां मिली। दूसरा वीडियो देखिए, हाथ जोड़कर रोता एक किसान है। अरे बाबा चिंता नहीं बाबा। देश के कृषि मंत्री के इलाके में भी किसान को रोना पड़ता है। दावा है कि खाद न मिलने से लाचार किसान के आंसू निकलते हैं। अब तीसरा वीडियो, मध्य प्रदेश के मुरैना में किसान लाइन लगाए हैं। तभी पुलिसकर्मी एक किसान को खींचकर अलग करता है, फिर इसको डंडे मारे जाते हैं। ये पिटाई भी किसान की खाद मांगने पर हो रही है। ये चौथी कहानी देखिए, किसान आपस में ही लड़ जाते हैं, मारपीट होने लगती है, घर की महिलाएं छुड़ाने की कोशिश करती हैं। राजस्थान के भरतपुर में लाइन लगाए किसानों के बीच अचानक ये दोनों नौजवान क्यों भिड़े? पुलिस आती है, किसान को खींच कर ले जाती है, ऐसे कि मानो ये अपराधी हो। राजस्थान में भी खाद की कमी से किसान भारी संकट में है। 4 बजे से किसान यहाँ पर आए हुए हैं, उनको अभी भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। बहन बेटी आए वो भी लाइन में लगी हुई है। भरतपुर में किसानों की ये भीड़ देखिए। ये लोग सरकारी खाते से पैसा लेने, सरकारी राशन लेने या कोई सरकारी योजना का फायदा लेने नहीं आए, बल्कि आपका राशन यानी अनाज आपको मिले, इसलिए ये किसान अनाज उगाने के लिए जरूरी खाद लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े होते हैं। लेकिन आपको लगे कि ये मामला सिर्फ किसानों का है तो रुकिएगा, समझ लीजिए इस खबर का संबंध शहर में रहने वाली जनता से है। इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों को आलू, सरसों, चना, मटर और गन्ना की बुआई करनी है। खेत तैयार रहने के बाद बुआई के साथ
खाद की जरूरत होती है। अगर समय रहते खाद पूरी तरह ना मिले तो पौधा छोटा होगा, दाने फसल के छोटे होंगे, पेड़ सूखेगा, यानी फसल बर्बाद होगी तो किसान परेशान होगा और आप भी, क्योंकि तब उपज कम होने से दाम बढ़ेंगे। अगर खाद देरी से मिलने के कारण बुआई किसान देर से करेगा तो भी फसल बाजार में आने में देरी होगी और फिर बाजार में कमी से दाम बढ़ेंगे। शहर में महंगाई आएगी और महंगाई के उस नए संकट की वजह है किसानों को भी वक्त पर खाद न मिलना। भिंड में किसान इसीलिए रोड जाम करते हैं, सड़क पर लेट जाते हैं। 3 दिन हो गए, कोई सुनने वाला नहीं है। पुलिस वाले बोलते हैं कि क्या ना, अगर तुम ज्यादा फफर करोगे तो हम तुम्हारी मारपीट की है। मध्य प्रदेश के किसान जब लाठी खा रहा है, रोड जाम कर रहा है, तब खाद की कमी होने से इनकार करती सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल का इंदौर में रैंप पर यू वॉक करते हुए वीडियो आता है, जिस पर लोग पूछते हैं क्या सरकार को चिंता नहीं किसान की? वरना ऐसे हालत क्यों है कि मुरैना में खाद का ट्रक आते ही किसान बोरियां लेने दौड़ पड़ते हैं, पुलिस लाठी लेकर दौड़ती है, किसान बोरी छोड़कर भागते हैं। खाद का कोटा हर राज्य की जरूरत के मुताबिक तय होता है। केंद्र से फिर उसी कोटे के तहत खाद राज्यों को भेजी जाती है। मध्य प्रदेश में सरकार कहती है खाद पर्याप्त है, राजस्थान सरकार कहती है कि जरूरत जितनी खाद नहीं मिल रही। एक किसान को हम फिलहाल 5 कट्टे दे रहे थे पहले, अब आधार कार्ड पे एक किसान को 2 कट्टे दे रहे हैं। 2.5 लाख मेट्रिक टन डीएपी की कमी है पूरे राजस्थान में। खाद की कमी का फायदा दावा है कि निजी दुकानदार महंगे दाम पर खाद बेचकर उठा रहे हैं। जरूरी है कि या तो किल्लत सरकारें दूर करें और अगर कमी नहीं है तो किसान को लाठी खाने की नौबत क्यों आई, इसका जवाब दें। आज तक ब्यूरो। ड्रग केस में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट रूम में जज वीवी पाटिल दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। एनसीबी का कहना है कि 3 से 4 याचिकाएं हैं, इसलिए जवाब देने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट से नहीं मिली थी आर्यन को जमानत। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है आर्यन और आज उनके मामले में सुनवाई हो रही है। जमानत पर थोड़ी देर में आपको बता दें, इसको जो लेकर हो सकता है फैसला आ जाए। कोर्ट रूम में जज वीवी पाटिल दोनों पक्षों को इस वक्त सुन रहे हैं। एनसीबी का यह कहना है कि 3 से 4 याचिकाएं हैं, इसलिए जवाब देने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय उन्हें लगेगा। आपको बता दें, शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट से आर्यन को जमानत नहीं मिली थी। 14 दिन की वो न्यायिक हिरासत में है और बार बार वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जमानत उनको मिल जाए। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान का क्या होगा, इस सवाल का जवाब शायद आज मिल जाए। मुंबई के सेशन कोर्ट में आज फिर सुनवाई हो रही है। जमानत अर्जी पर यह फैसला हो सकता है और आज अगर उन्हें जमानत नहीं मिली तो अगली 4 रातें उन्हें जेल में ही काटनी पड़ेंगी, क्योंकि कल दशहरा है, उसके बाद शनिवार और रविवार छुट्टी। ऐसे में सबकी निगाहें आज की सुनवाई पर टिकी है। आर्यन खान को नहीं मिली राहत, जमानत पर बहस नहीं हुई पूरी। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर फैसला नहीं हो पाया। दोपहर 2:45 बजे से जमानत पर चल रही गर्मा गर्म बहस किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। लिहाजा अदालत ने सुनवाई के लिए गुरुवार यानी 14 अक्टूबर की तारीख दे दी। अब गुरुवार दोपहर 12 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर शुरुआत में एनसीबी की तरफ से मोर्चा वरिष्ठ अधिवक्ता अद्वैत सेठना ने संभाला, तो उनके मुकाबले थे आर्यन के वकील अमित देसाई। इसके बाद एएसजी अनिल कुमार सिंह ने एनसीबी की तरफ से दलीलें देनी शुरू की। एएसजी अनिल कुमार सिंह ने कहा, पूरी व्हाट्सएप चैट इस केस के लिए अहम है, लेकिन हमने इसमें से कुछ खास लोगों को ही चिन्हित किया है। व्हाट्सएप चैट में थोक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री की खरीद की बात है। विदेशी नागरिकों के साथ भी खूब बातें हुई हैं। एएसजी अनिल कुमार सिंह ने कहा, अब तक हमने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 ड्रग तस्कर हैं। इनमें अचिंत कुमार ड्रग पेडलर है, जिससे कमर्शियल क्वांटिटी मिली है। उससे आर्यन और अरबाज ने बात की है। एक और आरोपी शिवराज भी अरबाज के संपर्क में था। बहस को आगे बढ़ाते हुए एएसजी अनिल कुमार सिंह ने कहा, आर्यन और विदेशी नागरिक के बीच व्हाट्सएप चैट में हार्ड ड्रग की कमर्शियल मात्रा और भुगतान के कुछ मोड के बारे में बात हो रही है।
ये बात व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं हो सकती है। हमने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है ताकि विदेशी नागरिक का पता लगाया जा सके। इससे पहले आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे ने कहा था, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि एएसजी अपनी बहस आज ही पूरी कर लें, तब हम कल इस पर बहस करेंगे। इस पर एएसजी ने कहा, मैं आज बहस शुरू करूंगा, जो कुछ बात बचेगी वो कल पूरी करूंगा। आपसे मेरी भी ये रिक्वेस्ट है। खान के वकील अमित देसाई की जिरह के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह उठे अपनी जिरह करने के लिए। हालांकि वो पूरी बात खत्म नहीं कर पाए और इसीलिए गुरुवार को अब वो वापस अपनी जिरह पूरी करेंगे। लेकिन जितना भी थोड़ा समय उन्हें मिला, उन्होंने यही कहा कि व्हाट्सएप मैसेजेस और आर्यन खान के खुद के स्टेटमेंट को देख के लगता नहीं कि पहली बार आर्यन खान किसी ड्रग के मामले में फंसे। अनिल सिंह ने कहा कि इस समय अगर इन आरोपियों को बेल पर यानी जमानत पर छोड़ा जाएगा तो उनकी पूरी जांच पड़ताल में असर पड़ेगा और इस जांच पड़ताल पर असर न पड़े, इसके लिए इस पूरे बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। आर्यन खान की जमानत पर कोर्ट में बहस आज पूरी नहीं हो पाई, लिहाजा कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख दे दी है। इसके साथ ही ये तय हो गया कि आर्यन की आज की रात भी आर्थर रोड जेल में ही कटेगी। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी ने मजबूत केस बनाया है। एजेंसी ने आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क में शामिल लोगों से व्हाट्सएप चैट का आरोप लगाया। इस मामले में कल अदालत में सौंपे अपने जवाब में एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध किया और दलील ये दी कि ये प्रभावशाली शख्सियत है, इन्हें जमानत मिली तो ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किस्मत का फैसला एक बार फिर मुंबई की एनडीपीए स्पेशल कोर्ट में होना था। एनसीबी की तरफ से अद्वैत सेठा ने बहस शुरू की तो आर्यन की तरफ से पैरवी में एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई उतरे। अमित देसाई ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा, इस केस में ड्रग सेवन, बिक्री और खपत, ये 3 पॉइंट्स हैं। इसमें 3 लोगों से ही जब्ती हुई है। अरबाज मर्चेंट से जो मात्रा बरामद हुई वो बहुत छोटी है, जबकि आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अमित देसाई ने कोर्ट में अपनी दलील आगे बढ़ाते हुए कहा, एनसीबी ने टर्मिनल पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को रोका था। पंचनामा के मुताबिक आईओ ने पूछा कि क्या उनके पास ड्रग्स है, उन्होंने माना कि चरस है। मर्चेंट ने स्वीकार किया कि वो आर्यन खान के साथ चरस का सेवन कर रहे थे। आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि आर्यन को प्रतीक गावा ने आमंत्रित किया था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। आर्यन अपने दोस्त मर्चेंट के साथ क्रूज पर गए थे। जब वो चेक इन कर रहे थे, एनसीबी ने उन्हें रोक लिया। एनसीबी की तरफ से अद्वैत सेठा ने कहा, रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री है जिससे पता चलता है कि आर्यन खान विदेश में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इसकी जांच अभी चल रही है। अमित देसाई ने कहा, आर्यन के पास ड्रग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास बेचने के लिए ड्रग्स नहीं थी, उनके पास सेवन करने के लिए ड्रग्स नहीं थी, वे बिक्री में शामिल नहीं थे। मर्चेंट ने भी केवल सेवन की बात कही है। आर्यन का दूसरे आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी की दलील है कि दोनों आरोपी जुड़े हुए हैं, वे दोस्त हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं। दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लिंक के आरोप बहुत गंभीर और भयावह हैं, जिन्हें आर्यन खान पर थोपा गया है। उन्हें इस शब्द का प्रयोग करने में बहुत सतर्क रहना चाहिए था। आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने अदालत को कहा कि सेक्शन 27A तब लगाया गया है जब उसके कोई सबूत ही नहीं है इस पूरे मामले में आर्यन खान के खिलाफ। इसके अलावा सेक्शन 29 जो कि कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, उससे जुड़े कोई भी सबूत अदालत में नहीं दिए गए हैं। यानी कि जैसे कि ये बताया गया है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत सब आरोपी एक साथ आए थे, लेकिन यहाँ तो अरबाज और आर्यन यही 2 लोग एक दूसरे को जानते हैं और आर्यन खान किसी और को इस मामले में जानते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, यही सवाल अमित देसाई बार बार अदालत से पूछ रहे थे। इससे पहले एनसीबी ने सुबह एनडीपीएस की स्पेशल कोर्ट में आर्यन खान के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया। एनसीबी के इस जवाब से ही साफ था कि वो किसी भी कीमत पर आर्यन खान को जमानत पर छूटने देना नहीं चाहती थी। एनसीबी ने अपने जवाब में लिखा, आर्यन खान विदेश में कई ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। जमानत मिलने पर आर्यन देश छोड़कर भाग सकते हैं। आरोपी प्रभावशाली इंसान हैं, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
अचिंत कुमार और शिवराज ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई की। आर्यन और अरबाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि आर्यन की ड्रग्स केस में अहम भूमिका रही है। एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई, लेकिन वे साजिश में शामिल थे। इसकी जांच जरूरी है। आर्यन खान पर ड्रग्स की खरीद का आरोप है जो अरबाज मर्चेंट के पास से मिली है। एजेंसी ड्रग को लेकर विदेशों में हुए लेन देन के मामले की जांच कर रही है। आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी ने यह भी सबूत पेश किया कि वो कुछ विदेशी ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे, जिनसे वो ड्रग्स मुहैया करवाते थे, ड्रग्स लेने की बातें किया करते थे। बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेने की बातें भी सामने आई हैं। इन व्हाट्सएप चैट्स को कोर्ट को भी दिखाया गया। इसके अलावा बहुत सी ऐसे नए एविडेंस कोर्ट के सामने रखे गए, जहां पर एनसीबी ने यह भी कहा कि कुछ विदेशी नागरिकों को ट्रेस करने के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद भी ले रहे हैं। शाहरुख खान ने अपने बेटे की जमानत के लिए पहले जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मानशिंदे को हायर किया था। इसके बाद शुक्रवार से आर्यन के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। अमित देसाई वही हैं जिन्होंने सलमान खान को कानूनी मुसीबत से निकाला था। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। 2 अक्टूबर से आर्यन खान कानूनी चक्कर में फंसे हैं। 7 अक्टूबर से आर्यन ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। उसके बाद से उनकी जमानत को लेकर उनके वकील अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। शाहरुख खान ने बेटे के लिए नामी वकीलों को पैरवी के लिए रखा। इसके बाद भी अब तक आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई है। अब आज कोर्ट की सुनवाई पर काफी कुछ निर्भर करता है। 2 अक्टूबर से कानून के शिकंजे में फंसे आर्यन खान जमानत पर रिहाई के लिए छटपटा रहे हैं। शाहरुख खान ने अपने बेटे को इस केस से निकालने के लिए सतीश मानशिंदे और अमित देसाई जैसे दिग्गज वकीलों को कोर्ट में खड़ा किया है। परिवार का एक एक पल एक एक बरस की तरह बीत रहा है, लेकिन आर्यन की रिहाई के रास्ते में तारीख पर तारीख पड़ती रही। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। 3 अक्टूबर को मुंबई की किला रोड कोर्ट ने 4 अक्टूबर तक की रिमांड में दे दिया था। 4 अक्टूबर को कोर्ट में फिर आर्यन की पेशी हुई, जहां से 7 अक्टूबर तक उन्हें रिमांड में दिया गया। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगले दिन जमानत पर सुनवाई की बात कही। 8 अक्टूबर को आर्यन की जमानत ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसका उनके पास अधिकार नहीं है। 8 अक्टूबर को मुंबई की किला रोड कोर्ट ने आर्यन के वकीलों से सेशंस कोर्ट में जाने की नसीहत दी। 11 अक्टूबर को आर्यन खान के वकील पूरी तैयारी से स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पहुंचे थे। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी पहुंची थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जमानत हो जाएगी। 11 अक्टूबर की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने जमानत पर एनसीबी का जवाब मांगा, लेकिन एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय मांग लिया। आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि एनसीबी के पास जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त वक्त था। एनसीबी ने अदालत से कहा कि कागजी कार्यवाही में वक्त लगेगा। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने जवाब के लिए आज का वक्त दिया था। आज भी शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी कोर्ट में पहुंची थी। उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन लंबी बहस के बावजूद अदालत से मिली फिर एक तारीख। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। तो आज एक बार फिर से आर्यन की जमानत पर ही देखिए सुनवाई होनी। अब से थोड़ी देर में वो भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। ड्रग्स केस में आर्यन खान का नाम आने के बाद से शाहरुख खान की ब्रांड वैल्यू को तगड़ा झटका लगा है। कई ब्रांड्स ने शाहरुख के विज्ञापनों को रोक दिया और उनकी फिल्मों की शूटिंग भी इस केस के बाद रोकनी पड़ी है। फेस्टिव सीजन में शाहरुख खान करीब 3 साल बाद फिल्मों में वापसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ड्रग्स के मामले में बेटे की गिरफ्तारी के बाद उनकी राह मुश्किल हो गई है। जब तक जहां में मेरा नाम है, जब तक मेरे नाम। शाहरुख अपनी पिछली मूवी जीरो के फ्लॉप होने के 3 साल बाद फिल्मों में वापसी को तैयार थे। जीरो है तो सिंह जीरो आउट। विज्ञापन जगत भी शाहरुख को लेकर कई नए ब्रांड्स के एंडोर्समेंट के लिए तैयारी में था।
लेकिन अचानक ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी से बादशाह की ब्रांड वैल्यू को गहरी चोट लगी है। ड्रग्स मामले की तूल पकड़ने से शाहरुख और दीपिका की फिल्म पठान और साउथ के निर्देशक अतली की फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी है। दरअसल आर्यन की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लगातार विरोध जारी है। ट्विटर पर शाहरुख का बॉयकॉट हो रहा है। #बॉयकॉट SRK रिलेटेड ब्रांड्स ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया पर हो रहे विरोध के बाद बायजूस ने उनके विज्ञापनों पर रोक लगाई थी। बच्चों पर विज्ञापनों और फिल्मों का सीधा असर होने की वजह से सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हुआ और ये विज्ञापन कंपनी को रोकने पड़े। शाहरुख की ब्रांड वैल्यू करीब 380 करोड़ रुपए की है। किंग खान इस समय 40 ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हैं। अनुमान है कि एक ब्रांड के एंडोर्समेंट के लिए शाहरुख औसतन 4 करोड़ रुपए लेते हैं। फोर्ब्स के मुताबिक शाहरुख खान की नेटवर्थ 5,116 करोड़ रुपए है। लेकिन नुकसान शाहरुख की ब्रांड वैल्यू के साथ साथ कंपनियों को भी हो रहा है। दरअसल शाहरुख खान को ब्रांड एंडोर्समेंट की फीस का भुगतान कंपनी कर चुकी है। इसके बावजूद ट्रोल होने के डर से नए एड और फिल्म या प्रमोशन पर सभी ब्रांड्स ने चुप्पी साध दी है। ऐसे में कंपनियां वेट एंड वॉच के मूड में हैं। उन्हें यकीन है कि समय बीतने के साथ लोग शाहरुख पर लगे इस दाग को भुला देंगे और वो फिर से बिग बैंग वापसी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इस बार के फेस्टिव सीजन में घर खरीदने का ख्वाब पूरा करने के लिए ग्राहक तैयार हैं। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था में हुए सुधार ने घर खरीदारों के सेंटिमेंट्स को मजबूत किया है। इसके साथ ही अब तक की सबसे कम ब्याज दरों में मिल रहे होम लोन ने भी लोगों का घर खरीदने का हौसला बढ़ाया है। रियल एस्टेट के लिए फेस्टिव सीजन गेम चेंजर साबित हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस रफ्तार से इकोनॉमी में रिकवरी जारी है, उसे देखते हुए घर खरीदारों के लिए ये मौका गोल्डन चांस बनकर आया है। SII और एनारॉक के एक सर्वे के मुताबिक ऐसी कई वजहें हैं जिनकी वजह से ग्राहक घर खरीदने को तैयार हैं। सर्वे में कहा गया है कि 34% लोग सुरक्षा की भावना से घर खरीदना चाहते हैं। 31% लोग डेवलपर से मिल रही अच्छी डील के चलते घर खरीदने को तैयार हैं। 17% का मानना है कि अभी दाम कम है और ये आगे चलकर बढ़ सकते हैं, इसलिए फिलहाल घर खरीदना फायदेमंद रहेगा। 16% लोग स्टाम्प ड्यूटी में कमी की वजह से घर खरीदना फायदे का सौदा मान रहे हैं। वहीं 2% लोग दूसरी वजहों के चलते घर खरीदने को तैयार हैं। यानी फेस्टिव सीजन में बिखरे हुए डिस्काउंट्स और ऑफर्स लोगों को इस बार अपनी योजना को लागू करने का शानदार मौका दे रहे हैं। पिछले दिनों घर खरीदारी में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो डेवलपर्स द्वारा अच्छी ऑफर देना, लोगों का घर को एक सोशल सिक्योरिटी समझना, अच्छी स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन का दिखना, एक नए होम ऑफिस की जरूरत होना और थर्ड वेव का जो डर था वो बहुत हद तक कम हो गया है। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छी हुई है, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। घर खरीदने के लिए लोगों के इस फैसले के पीछे बड़ा हाथ सस्ते होम लोन का है। सुस्त क्रेडिट ग्रोथ से परेशान बैंकों के लिए भी होम लोन कम जोखिम वाला जरिया है। ऐसे में होम लोन की ब्याज दर फिलहाल ऑल टाइम लो पर पहुंच गई है। होम लोन के मामले में बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। HSBC बैंक 6.45% की दर से होम लोन दे रहा है। कोटक महिंद्रा और बैंक ऑफ बड़ौदा 6.5%, पंजाब नेशनल बैंक 6.6%, सिटी बैंक 6.65%, LIC हाउसिंग फाइनेंस 6.66%, SBI, ICICI और HDFC 6.7%, जबकि IDBI और एक्सिस बैंक 6.75% पर होम लोन दे रहे हैं। इस सस्ते होम लोन ने कोरोना का असर कम होने, लॉकडाउन खुलने, वैक्सीनेशन में तेजी आने, जॉब सिक्योरिटी बढ़ने से घर खरीदने का हौसला बढ़ाया है। इसके साथ ही सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद और IT समेत कई सेक्टर्स में हायरिंग भी काफी बढ़ गई है। इससे भी खुद का मकान लेने का कंज्यूमर सेंटिमेंट बहुत मजबूत हुआ है।
आदित्य के राणा, आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।